चिंपैंजी पॉलिटिक्स। कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है ना जैसे हमारे यहाँ, वैसे ही चिंपैंजीज में भी कोएलिशन की सरकारें बनती हैं। हमने पूरा रिकॉर्ड करके दिखाया साहब, ऐसा प्रोग्राम अल्लाह ने बनवा दिया कि ऐसा प्रोग्राम मुझे लगता है एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर दे। देखिए बड़ी बोल नहीं है, हर इंसान जो मेहनत करता है ना उसका हक होता है कि वो दुआएं कर सके। बस ये दुआ है कि ये वाला प्रोग्राम ना एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करे, बस ये दुआ की तरह मैं बोल रहा हूँ। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, 4 वेदास हैं साहब एंशिएंट में, को पढ़कर देखने से पहले एक बार मुझसे पढ़िए। डूब कर पढ़ना, गहरे जाना, लेयर बाय लेयर मोतियों को तलाशना, कोहिनूर लाना, पहले सीखिए कि, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा है। जैसे ना 5 तत्व होते हैं ना, 5 एलिमेंट्स, वो बताते हैं कि किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। पहला एलिमेंट जो होता है वो अर्थ होती है, जमीन होती है। जैसे जमीन की खुदाई हम करते हैं ना लेयर बाय लेयर बाय लेयर, ठीक उसी तरह हमको अपनी किताब की खुदाई करना चाहिए, लेयर बाय लेयर। फर्स्ट रीडिंग में कोई भी किताब हमको वो बताती है जो पूरी क्लास को बताती है, जो हर इंसान को बताती है, उसमें कोई मजा नहीं। लेकिन सेकेंड लेयर में ना थोड़े से प्रेशियस माइनिंग करते हैं जब हम खदानों में, तो थोड़े से प्रेशियस हीरे जवाहरात मिलते हैं। उसी तरह के प्रेशियस हीरे जवाहरात जो है वो हमको सेकेंड लेयर में मिलने लगते हैं। लेकिन थर्ड लेयर के बाद, यानी तीसरी रीडिंग के बाद जादू होने लगता है। और जो दुनिया के जीनियसेस होते हैं वो 4th और 5th रीडिंग पे विजडमफुल सोच, विजडम से भरी हुई सोच लेकर आते। जब आप फैक्ट पर बैठकर सोचते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बनती है, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन पे और गहरे सोचकर उसके अंदर निहित, उसके अंदर छुपा हुआ कोई पैटर्न अगर पकड़ लेते हैं ना, तो उसको विजडम कहते हैं। और इंसान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस विजडम की तलाश में जाना चाहिए। तो चिंपैंजी पॉलिटिक्स प्री हिस्ट्री की किताब है, जरा हमसे पढ़कर देखिए आप, ठीक है? 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जरा पढ़कर देखिए। फिर 4 वेदास को पढ़कर देखिए। वेदास हिंदुइज्म की वो बेहतरीन किताबें हैं जो आसमानों से आई, लेकिन उस जमाने के राजाओं ने और राजाओं के साथ पुरोहित ने मिलकर और ज्यादा राज्य की लालच में, और ज्यादा दक्षिणा की लालच में उसमें कैसे अमेंडमेंट्स किए और कैसे फिर हिंदुइज्म में 4 कास्ट को उन्होंने लिया। ये लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में आप उसको पढ़कर देखिए। तो वेदास की पहली खूबसूरती को समझिए और फिर देखिए कि कैसे इंसानों ने अपने बेनिफिट और अपने ग्रीड के लिए बाद में उनमें कैसे कैसे अमेंडमेंट्स किए। और फिर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में हमने अपनी वेदास में बाहर से जोड़-जोड़कर, जिसकी ओरिजिनल हिंदुइज्म में इतनी जगह नहीं थी, बाहर से जोड़-जोड़कर क्या चीजें डाल दी कि साहब हिंदुइज्म की जगह फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म को खड़ा होना पड़ा। फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म की वो फिलोसॉफिकल किताबें जरा समझ कर देखिए। इस भारत की पावन भूमि पर कहते हैं ना बड़े सारे पैगंबर आए, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते लेकिन आए, हिस्ट्री में ऐसा लगता है कि बहुत सारे यहीं के हो सकते हैं। तो कपिल वस्तु में कौन आया, ऐसा राजकुमार, उसने अपने कंटेक्स्ट को क्या समझा और फिर उसने अपने हालात को कैसे बदला। उसमें आज के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश निहित होता है कि आपको अपने हालात का एनालिसिस कैसे करना है, फिर उसे एनालाइज करके कैसे बदलना है। वर्धमान महावीर जो दूसरे पैगंबर है, जिनका बड़ा नाम है जैनिज्म, जिन्होंने शुरू किया, वो कैसे। और फिर वेदास की तरह पैसा आने लगा, राजाओं ने स्पॉन्सरशिप, अशोका से लेके कनिष्क से लेकर मिनांडर से लेकर हर्षा तक हर किसी ने इसको पैट्रोनेज दिया। जब ये अमीर हुआ तो यहाँ के लोगों ने बुद्धिज्म में क्या अमेंडमेंट्स किए और अमेंडमेंट्स करके उस रिलीजन को प्योरिटी के हटाकर जिस आइडल वर्शिप और मूर्ति पूजा और पिलिग्रिमेज और कास्ट सिस्टम के खिलाफ वो आया था, ये सारी बुराइयां उसमें कैसे भर दी। तो फिर ना एक पैटर्न खुलने लगता है कि रिलीजन बुरे नहीं होते, इंसान का ग्रीड,
वो बुरा होता है। इसलिए आपको ना इन रिलीजन की, कंपैरेटिव रिलीजन्स की किताबें पढ़ना चाहिए। मैं तो खासकर मुसलमानों से कहता हूँ हर रिलीजन की किताब पढ़ना चाहिए, खासकर हिंदुओं से कहता हूँ हर रिलीजन की किताब पढ़कर एक बार, एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान कौन होता है मालूम है? वेल एजुकेटेड इंसान कौन होता है? जो सच में खुद का ओपिनियन रखता हो और उसे ये पता हो कि साहब खूबसूरती में बदसूरती किस स्टेज में मिलाई जाती है। तो इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए पहली किताब उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह एक बहुत मोटी किताब है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। पहला चैप्टर पढ़कर देखिए, आपको नींद आ जाएगी। कम से कम 1 महीना तो उसकी लैंग्वेज समझने में लग जाएगा। क्या इतना वक्त हमारे पास है? नहीं। इसीलिए कह रहा हूं पहले ये कोर्स देखो, फिर वो किताब खत्म करो। जिसने उपिंदर सिंह खत्म की ना साहब, एंशिएंट इंडिया को लेकर कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नोऊ के नोट्स भी हमको पढ़ना चाहिए। और बहुत खूबसूरत किताबें हैं रोमिला थापर और डीएन झा की, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन अथॉरिटी अगर एंशिएंट इंडिया पे किसी को कहते हैं ना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, इन सारे हिस्टोरियन को अगर कोई कह सकता है तो वो आर एस शर्मा है। आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडिया पे जो भी किताब हाथ में आए उससे जरूर 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 पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ो बच्चों, विजडम पैदा करने के लिए। मैंने उसी तरह किताबें पढ़ाई हैं इस कोर्स में। ये तो सिर्फ एंशिएंट की किताबों के मैं नाम ले रहा हूँ, सिर्फ एंशिएंट की किताबों के मैं नाम। हमने क्या किया, चाइना से आए हुए जो यात्री थे एंशिएंट इंडिया में, उनके वर्णन को, डिस्क्रिप्शन पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। फिर जो विशाखा दत्त की किताब है देवी चंद्रगुप्तम, जो नाटक है, उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। ह्यूएन-सांग, फाहियान जो बाहर से आए, जो रिकॉर्ड्स छोड़कर गए, उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। ग्राफिक्स, एनिमेशन, किताबों की स्कैनिंग, अगर कहीं कुछ बहुत अच्छे आर्काइव्स में फुटेज थे तो ला के डाल दिए। इसलिए इन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो उपिंदर सिंह को पढ़ना चाहिए, आर एस शर्मा को पढ़ना चाहिए, रोमिला थापड़ को पढ़ना चाहिए, डीएन झा को पढ़ना चाहिए। और कोई भी शॉर्ट कीज जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से कोई सवाल नहीं आता। कितनी भी अच्छी उसकी हार्ड बाउंडिंग हो, कितने भी अच्छे उसके नोट्स बने हो, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, मेडिएवल में आई है। मेडिएवल बड़ी खूबसूरत चीज है। अगर आप अपने नफरत के प्याले को खत्म करके देखिए, नफरत का प्याला इस कदर भर गया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस कदर हैक कर लिया है सोशल मीडिया, और हर सेकंड जो आप उसका जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप इतने जहरीले धीरे धीरे बन जा रहे हो। आप अपने बच्चों को नहीं रोक रहे साहब। रिलीजन और पॉलिटिक्स और हेट्रेड का डेडली मिक्सचर इस समय आपके फोन में है, आपको एहसास भी नहीं। बड़ी खूबसूरत चीजें हैं साहब। आपको पता है रामायण और गीता जैसी पवित्र किताबों का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन पेपर पे वो मेडिएवल एजेस में। आपको पता है सबसे ज्यादा संस्कृत की किताबें मेडिएवल एजेस में लिखी थी। क्यों? मुसलमान अपने साथ पेपर लाए थे, उस पेपर का यूज करके इन किताबों को पाल्मीरा लीव्स यानी पेड़ों के पत्तों और छालों से निकालकर इन पेपर और पेजेस पे लिखा गया। तो आपको ना एक सतीश चंद्रा पार्ट 1 और सतीश चंद्रा पार्ट 2 पढ़ना चाहिए मेडिएवल एजेस के। आपको ना इरफान हबीब पढ़ना चाहिए साहब। डूब कर कभी पढ़ कर देखिए लिखने वाले ने क्या लिखा है उसमें, आपको पढ़ना चाहिए। आपको ना इग्नोऊ के नोट्स पढ़ना चाहिए मेडिएवल एजेस पे। आपको वीडी महाजन पढ़ना चाहिए। वीडी महाजन ने एक बड़ी खास काम किया है। उन्होंने ना बहुत सारी नफरत भरी बातें भी लिखी और फिर बहुत सारी मोहब्बत भरी बातें भी लिखी। और उन्होंने कहा कि देखो अंग्रेजों के जमाने में नफरत वाले ये लिखते थे, मोहब्बत वाले ये लिखते थे, मैंने दोनों के एविडेंसेस लिख दिए, अब तुमको जो ओपिनियन बनाना बना लो। वीडी महाजन आपको पढ़ना चाहिए। सतीश चंद्रा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो मस्त किताब है, उसके बिना तो मेडिएवल का लुत्फ। और मेडिएवल की एक खास बात है हिस्ट्री की, मेडिएवल मध्यकालीन भारत की। इसमें स्टोरीज हैं इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक, लीडरशिप से भरी हुई, एडवेंचरस। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने जब इंडिया आया, उसने क्या पाया, क्या किया, डेयर डेविल, कैसे हिम्मती लोग कहां कहां चले जाया करते थे, साफ पढ़ कर देखिए। और ना पता है मेडिएवल एजेस की शुरुआत से पहले हमारे इंडिया का क्या हाल था, अगर उस पर बैठकर हम सोचें, जो शुरुआत के 4 लेक्चर्स हैं,
उनमें कई किताबें हमने कवर की। उस पर जब आप बैठकर सोचते हो ना, तो आपको महसूस होता है कि यार असली हिस्ट्री ये नहीं है कि कुछ पढ़ा जाए, असली हिस्ट्री ये है कि उस पर बैठकर रिफ्लेक्ट किया जाए। आपको वो वाली किताबें पढ़कर देखना चाहिए साहब, मध्यकालीन भारत की। लेकिन अगर दुनिया में कोई रोमांस है, और अगर दुनिया में कोई मोहब्बत है, और अगर दुनिया में कोई खूबसूरती है, तो वो सिर्फ मॉडर्न इंडिया की किताब है। क्या लड़े साहब हम, क्या लड़े अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने क्या कॉलोनियलिज्म किया, क्या अकल लगाई, क्या कॉलोनाइजेशन किया, क्या आपसी फूड का इस्तेमाल करके कैसे राज्य पर राज्य हथियाए। वाह वाह, क्या पैटर्न्स हैं उनमें, कैसे आज भी पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन चल रहा है। कहते हैं ना, अच्छा रीडर वही है जो पास्ट के पैटर्न्स को प्रेजेंट में देख सके। जब तक आप में ये बात डेवलप ना हो, आपने बुक को पढ़ने का हक अदा किया नहीं, आपने हक नहीं अदा किया साहब। पढ़ कर देखिए साहब, पढ़ कर देखिए। आपको पढ़ना चाहिए मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले ग्रोवर एंड ग्रोवर, बहुत डिटेल, बहुत फैक्ट्स किताब। हम तो पूरी पढ़ाएंगे और उसको दिखाएंगे, पढ़ाएंगे क्या दिखाएंगे, उसमें शामिल करेंगे, मजा आएगा, ऐसे पढ़ाएंगे सब। इसलिए हमने पहले 3 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा। जो किताबों के रसिया लोग हैं भाई, हिस्ट्री विस्ट्री पसंद है, तो पहले 3 महीने आकर यही देखे कैसे अंग्रेजों ने फैला है, कैसे भारत पे कब्जा किया, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। सिर्फ इंडिया नहीं साहब, पूरी दुनिया पे राज किया। आपको पढ़ना चाहिए ग्रोवर एंड ग्रोवर। ग्रोवर एंड ग्रोवर की सबसे खास बात क्या है, पीछे के पेजेस पे बाकी ऑथर्स ने क्या लिखा है। ऑथर ये वर्ड आता है अथॉरिटी से, अथॉरिटी उसको होती है जो रिसर्च करता है। तो बाकी ऑथर्स ने इस राजा को कैसे समराइज किया, क्या लिखा, पीछे पैराग्राफ डाले हुए। वो पैराग्राफ तो मैं बहुत दिल से पढ़ता था। और किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ना कोटेशन डाला हुआ है, वो कोटेशन कम में पूरा समराइज कर देता था। देखिए, अगर आप रस लेना जानते हैं तो मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ। प्लासी में क्या होता है, मीर जाफर को उठाकर भेज देते हैं, उसी के फौज वाले, उन्हीं के कमांडर इन चीफ जो होते हैं, वो सिराजुद्दौला को उठाकर भेज देते हैं। मीर जाफर साहब सिराजुद्दौला को उठाकर भेज देते हैं, उन्हीं की फौज के लोग होते हैं। रॉबर्ट क्लाइव से वो हाथ मिलाते हैं, और फिर प्लासी की लड़ाई होती है जिसमें सिराजुद्दौला जैसे ही मुर्शिदाबाद लौटते हैं साहब, तो बस कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर कि अगले दिन रॉबर्ट क्लाइव हाथ मिला लेते हैं, और अगले दिन वहां पहुंचकर सिराजुद्दौला का कत्ल करके मीर जाफर उनके कमांडर इन चीफ को नया नवाब बना दिया जाता। तो लड़ाई तो कोई हुई नहीं साहब, ये तो सब धोखेबाजी थी। तो लिखने वाले ने क्या कोटेशन से शुरू किया कि प्लासी वॉज नॉट अ बैटल नॉर इवन अ स्कर्मिश। प्लासी कोई लड़ाई थोड़ी थी, वो तो मुठभेड़ भी नहीं थी। इट वॉज अ ट्रांजैक्शन, वो तो खरीद फरोख्त था। इन विच द रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब, जिसमें बड़े बड़े दलाल बंगाल के और कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब सोल्ड सिराजुद्दौला टू रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में बेच दिया। वाह वाह वाह, लुत्फ आ गया। कोट देखिए साहब, कोट देखिए, है ना। उसके बाद में वो परसिवल स्फीयर का ये कोट है। उसके बाद एक और है कि बक्सर की लड़ाई, बक्सर में उन्होंने हरा दिया 60,000 की कंबाइंड फौज को, जिसमें लखनऊ के भी, अवध के भी नवाब थे, और मीर कासिम भी थे, और फिर ये अंग्रेज जो के खिलाफ जो है मुगलिया सल्तनत भी थी। तीनों को मिलाकर हरा दिया साहब। कुछ हजार लोगों ने, 4, 5, 7 हजार लोगों ने 50,000 लोगों को हरा दिया। तो ऐसा लिखा है कि प्लासी पुट द योक ऑन बंगाल। प्लासी ने योक लाके रखा, जैसे कोल्हू के बैल के पीछे हम योक लाके रखते हैं और फिर रस्सी बांधते हैं ना, तो उसको यूं लिखा कि बक्सर रिवेटेड द शैकल्स। रिवेटेड द शैकल्स का मतलब होता है नाक में नकेल डालकर बैलों को बांधना। उस तरह बंगाल को बक्सर में बांध दिया। इसलिए हमने हर लाइन है ना इंग्लिश में पहले पढ़ाई है, और फिर उसी लाइन को हिंदी में, और फिर उसी लाइन को उर्दू में एक्सप्लेन किया। मतलब हमारी सोचने वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। जो लोग उर्दू पसंद नहीं करते, नफरती माहौल में उनको डोज मिला हुआ है, उनको उर्दू अच्छी नहीं लगती। यहाँ अगर आप अपनी नफरत को छोड़ देंगे, ऐसी मेरी दुआ है। प्लस उर्दू में ना वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे इमोशंस को जगाते हैं।
तो अंदर वो हार्मोन्स बहते हैं जिससे वो चीजें याद हो जाती हैं। और पढ़ा लिखा इंसान वही है साहब जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हो। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती है ना। तो आपको ये पढ़नी चाहिए पहले ग्रोवर एंड ग्रोवर, उसके बाद कांग्रेस के इतिहास से अगर शुरू करना है और गांधी जी और नेहरू और बाल गंगाधर तिलक, तो फिर तो साहब एक ही किताब है। हम उसको बिपिन चंद्र कहते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मृदुला महाजन, बिपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी, इन्होंने कोटेशंस डाले हैं उस जमाने के न्यूज़पेपर में जो छपा था। लेक कमिश्नर रायन को जब छापेकर ब्रदर्स ने मार दिया तो केसरी में एक आर्टिकल आया था, बाल गंगाधर तिलक पे सेडिशन का चार्ज लगा, 6 साल के लिए उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। पर क्या लिखते थे, लीडरशिप की ना पहली पहचान ये है कि आपके बोलने का तरीका इतना परसुएसिव होना चाहिए, उसमें इतनी बात होना चाहिए कि सामने वाले का दिल बहल गया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लिखा कि अंग्रेज क्या करते थे, पूना में जब प्लेग आया ना तो घर घर में घुसकर वो देखते किसको बुखार है, और जिसको बुखार होता ना उसको पैरों से बाहर खींचकर उसके बच्चों के, बीवी के सामने गोली मार देते। दामोदर छापेकर और बालकृष्ण छापेकर ऐसे 2 छापेकर बंधु थे, लड़कपन से थोड़ा ऊपर थे, जवानी की दहलीज पे थे। इन दोनों के फादर को जब गोली मारी तो ये 2 बच्चे देख नहीं पाए, तो उन्होंने प्लेग कमिश्नर रान को गोली मार दी गोली, मर गए तो साहब पूना में मार्शल लॉ आ गया। लेकिन इन दोनों की हिम्मत बढ़ाते हुए केसरी में लिख दिया उन्होंने। पहले उन्होंने लिखा कि हमें पॉलिटिकल मर्डर्स करने चाहिए जैसे शिवाजी ने किया था अफजल खान का। लिखने के समय अफजल खान और शिवाजी की हिस्ट्री को बाल गंगाधर तिलक ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि पढ़ने वाले को ना अफजल खान दिख रहा है ना शिवाजी दिख रहा है, उनको अंग्रेज दिख रहा है और मौजूदा हालात के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। ठीक है, तो जब छापेकर बंधुओं ने मार दी गोली, वहां उन्होंने एक वर्ड लिखा साहब, सुनना चाहिए उस वर्ड को आपको। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार पढ़ा था ये वर्ड, प्रोटोटाइप। केसरी में लिखते हैं 1897 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा सुनना। प्लेग इज मोर मर्सीफुल ऑन अस, प्लेग हम पर ज्यादा दया करता है। प्लेग इज मोर मर्सीफुल ऑन अस देन इट्स ह्यूमन प्रोटोटाइप रेनिंग इन द सिटी। वो हम पर ज्यादा दया करता है बजाय उस ह्यूमन प्रोटोटाइप के, प्रोटोटाइप ह्यूमन प्लेग के, ये प्लेग कमिश्नर जो हमें सीधा गोली मार देता। ये लफ्ज प्रोटोटाइप ही हम में से कई लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था, उन्होंने तब लिखा था। यही है किताबों की खूबसूरती। जब डूबो ना, एक बहुत बड़े लीडर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, गांधी जी के साथ दोनों बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली पूरे इंडिया का 80,000 किलोमीटर का टूर किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त। गांधी जी जिंदाबाद, मौलाना शौकत अली जिंदाबाद, मोहम्मद अली जिंदाबाद, बस यही नारे लगते थे। मौलाना मोहम्मद अली एक न्यूज़पेपर निकालते थे, उसमें ऐसा लिखते थे, इसमें आंसर राइटिंग का एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसा लिखते थे मौलाना मोहम्मद अली कि अंग्रेज खरीद कर पढ़ते थे। उनके पेपर का नाम कॉमरेड का था, अंग्रेज खरीद के वो पेपर पढ़ते थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, 80,000 किलोमीटर गांधी जी के साथ घूमते रहे, तो उसकी क्वालिटी खराब हो गई। तो एक अंग्रेज ने उनको टेलीग्राम किया, मिलने गया, मिलने वाला मौलाना आजकल आपके कॉमरेड में जो आर्टिकल्स होते हैं ना उसमें वो बात नहीं रह गई, लचर लचर लगते हैं। पहले वाले तो यार मैं 8-8 10-10 बार पढ़ता था। मौलाना मुस्कुराया और कहा साहब कम लिखने के लिए मुझे आजकल वक्त नहीं मिलता, कम लिखने के लिए सोचना पड़ता है और मुझे आजकल बैठकर सोचने का वक्त नहीं मिलता। मेंस की तैयारी का मतलब है छोटी सी जगह में अपने पढ़ी हुई नॉलेज को समेट के दिखाना। उसके लिए सोचने का जिसको वक्त नहीं मिलता ना, वो मेंस का एग्जाम कभी नहीं निकालता। तो कहते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर कि कम लिखने के लिए बाबूजी, कम लिखने के लिए तो कम वक्त लगना चाहिए। का नहीं, कम लिखने के लिए मुझे आजकल वक्त नहीं मिलता। तो पहली स्टेज में ना हम आपकी
अच्छे से नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं। और फिर सेकंड स्टेज में ना क्वेश्चन के हिसाब से खूबसूरत कम एक क्लास लाएंगे हम फरवरी से, लेजी वर्ड्स हटाओ। आपके सामने लिखा होगा एक पैराग्राफ, उसको जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करेंगे, बिना उसकी मीनिंग चेंज किए और हर बात को बताए हुए। इसीलिए तो कह रहा हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर दुनिया में सबसे अच्छा कोई कोर्स है तो यूपीएससी है, आईएएस। मत छोड़ना बच्चों ये तैयारी, मतलब बहुत पछताओगे। चलिए अगली क्लास में मैं बताऊं कि और पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है और कैरियर गाइडेंस यूपीएससी से कैसे होता है। चलिए, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Beliefs.org समीर सदीकी को और करे अपने यूपीएससी PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।